नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अनमोल है। तो चलिए अब यह कहानी अनमोल जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले जिन भी भाइयों ने अभी तक इसका पहला एपिसोड नहीं सुना है, तो आप लोग सबसे पहले इसका पहला एपिसोड सुने, तभी आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आएगी। मैंने इसके पहले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां से इसका पहला एपिसोड सुन लीजिएगा। और आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा पिछला भाग आपने जरूर देखा होगा कि मेरे साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे सब घटनाएं मेरे साथ घटती जाती हैं और अंत में उस घर की लड़की मुझे लेकर उस घर से भाग जाती है। उसका कहना था कि मेरी माँ एक डायन है और तुम पर वह कुछ तंत्र मंत्र कर रही है और उचित समय आएगा तो तुम्हारी बलि दी जाएगी। मैं बहुत डर चुका था, मैं घबराया हुआ था, लेकिन मैं कर क्या सकता था। मैं एक तरह से अनाथ था। मेरे मामा मामी ने मुझे पाला था, लेकिन वह भी मुझे गांव में छोड़कर शहर चले गए थे। इसके बाद मुझे कोई मदद करने वाला नहीं था। तब वह औरत मुझे सहारा देती है, मुझे अपने घर पर लेकर आती है। इसके बाद यह सब खेल होता है। लेकिन मैं अब उस लड़की के साथ एक ऐसी जगह पर आ गया था जो एक भव्य बंगला नजर आ रहा था। उस लड़की ने कहा था कि हम लोग यहां से दूर भाग जाएंगे, लेकिन मुझे लगने लगा था जब हम रात में जा रहे थे उस लड़की के साथ में, तब वह लड़की सीधा उस बंगले में आती है। जैसे सब तैयारी उसने पहले से कर रखी थी कि कब भगाना है, कब इस बंगले में आना है। हाँ, यह बंगला उस जगह से काफी दूरी पर था, अब बिल्कुल अनजान जगह पर था, सुनसान जगह पर था। जैसे यह बंगला किसी को नजर में बिल्कुल नहीं आने वाला हो। आसपास में घनी झाड़ियां, जंगल जैसा इलाका था। दूर से कोई देखने पर समझ भी नहीं सकता था कि यहां पर कोई बंगला या कोठी या कोई घर भी है। ऐसी जगह थी वह। यहां पर आने के बाद मैंने भी सुकून का सांस लिया था। मुझे लगा कि अब मेरी संकट की घड़ी टल चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल अब सही हूं। इस लड़की ने मुझे बहुत मदद किया है। लड़की अपने साथ धन दौलत भी लेकर आई थी, वह भी 2 बड़े बैग में भरकर। लड़की भी बहुत खुश नजर आ रही थी और कह रही थी कि अनमोल, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरी माँ चाहे जितना भी ढूंढे, लेकिन हम लोग उसे नहीं मिलेंगे। हम लोग यहाँ पर कुछ महीने आराम से बिताएंगे। जब सही लगेगा तब हम इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। एक नई जगह पर एक नई दुनिया हम अपने लिए बसाएंगे। हम दोनों शादी करेंगे और एक साथ में रहेंगे। सच कहूं ना, मुझे यह एक सपने की तरह लग रहा था, एक ख्वाब की तरह लग रहा था। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरा यह ख्वाब टूट ना जाए। पहले मैं इस लड़की से थोड़ी दूरी बनाकर रहना चाहता था, लेकिन इसने मेरे ऊपर यह एहसान किया था, मुझे उस जगह से निकाला, साथ में यह भी आई, तो यह एहसान मुझ पर इसने जरूर किया था। अपने मन मां से बगावत किया, उसको छोड़ कर अब मेरे साथ में आ चुकी थी। यह एहसान बहुत ज्यादा था मेरे ऊपर। मैं समझता था, तब मैं उसको प्यार भरी नजरों से देखने लगा था। वह भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हम दोनों में प्यार हो चुका था। कुछ दिन तो बड़े आराम से हम पति पत्नी की तरह रहते हैं। जैसे सब तैयारी उसने वक्त से पहले ही कर ली थी कि कब उसे भागना है, कब इस घर में आना है। सारा सामान, खाने पीने से लेकर कपड़ा लत्ता, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ था। और कमाल की बात थी कि मेरे साइज का कपड़ा भी उसने बनवा रखा था। बड़ी आश्चर्य वाली बात थी, लेकिन जो सच थी वही मैं बता रहा हूं। वह लड़की मेरा भरोसा जीत गई थी। मैं उस पर बहुत भरोसा करने लगा था। इस तरह कुछ दिन जरूर अच्छी तरह से बीत चुके थे। मैं कभी कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता था कि आगे चलकर मेरा भविष्य क्या होने वाला है। क्या मैं इस जगह पर सुरक्षित हूं? ये लड़की क्या मेरे साथ में हमेशा के लिए रह सकती है? ये सब बातें जब मैं अकेले होता था, जब वह लड़की कहीं बाथरूम में होती या फिर खाना बनाती होती, तो मैं बैठकर सोचता रहता था। तब मुझे अजीब सा एहसास होता था, जैसे मेरे मन में कोई कह रहा हो, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो कि तू इस घर में सुरक्षित नहीं है, तू इस घर से भाग जा। और तब मैं अपने मन की बात को अनसुना कर देता था, कहता था, अरे नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये लड़की मेरे लिए इतनी कुर्बानी दी, अपनी माँ से बगावत किया और मेरे साथ यहां तक आ गई। ये मेरे साथ कोई धोखा थोड़ी करेगी। डायन ये नहीं, इसकी माँ थी,
इससे मुझे किस बात के लिए डरना? क्यों भला मैं डरूं? ये लड़की मुझसे प्यार करती है और इसका कहना है कि हम कुछ दिनों के बाद जब लगेगा कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, तब हम शादी भी करेंगे। इस जगह से हम दूर चले जाएंगे जहां पर मेरी माँ हम दोनों को ढूंढ नहीं सकेगी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उसकी बात, व्यवहार, प्रेम, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। लेकिन कभी कभी वही आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ती थी, जैसे मेरे कानों में कोई पास आकर बुदबुदा रहा हो, मेरा नाम लेकर, अनमोल, अनमोल, ये जगह तेरे लिए सुरक्षित नहीं है, तू यहां से भाग जा, नहीं तो संकट बहुत नजदीक है, तेरे साथ में कुछ बहुत बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन यह सब मेरे मन की बात थी। मुझे ऐसा लगता था भला मेरे कान में आकर कोई फुसफुसाए और मुझे दिखाई न दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कुछ दिनों के बाद हम बैठे बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे और तब वह लड़की कहती है कि अनमोल, मुझे कुछ जरूरी सामान लेने के लिए शहर तक जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम इस घर में सुरक्षित रहोगे, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि मेरी माँ अभी भी तुम्हें ढूंढ रही है। उसके जासूस हर जगह पर तुम्हें तलाश कर रहे हैं। मैं जल्दी आ जाऊंगी, घर का कुछ सामान खत्म हो चुका है और जरूरी सामान खाने पीने का मुझे लाना ही होगा। मैं जानती हूं कि मुझे पैदल तो बहुत चलना पड़ेगा, लेकिन मैं चल लूंगी। मैं दिन के टाइम नहीं, मैं रात को निकलूंगी अंधेरे में, ताकि मुझे कोई देख ना सके। ये जो घर है ना जिसमें हम रह रहे हैं, सच कहूं ना, ये मेरा नहीं है। तुम सोचते होंगे ना कि यह घर मैंने इसी काम के लिए बनवाया था, तो तुम्हारा सोचना गलत है। यह घर मेरे एक मित्र का है जो अब विदेश में रहता है। यह घर इसलिए बनवाया था ताकि यहां पर मौज मस्ती कर सके, पार्टी शार्टी कर सके। इसको तुम फार्म हाउस समझ सकते हो। लेकिन अनमोल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम इस घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। और इसके बाद मैं थोड़ा घबरा सा गया था। बहुत बड़ा घर था। लड़की सही कह रही थी कि वह एक फार्म हाउस था, शायद उसके किसी जानने वाले का था, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस ये सोच रहा था कि वह ना जाए। मैं उसको कहने लगा कि रहने दो ना, अभी जितना सामान है, जो भी खाने पीने का है, हम उसमें गुजारा कर लेंगे। लेकिन वह कहने लगी, नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, सामान भी खाने पीने का बहुत कम बचा है। मैं जल्दी आ जाऊंगी और जैसा मैंने कहा है वैसा तुम करना। इसके बाद रात को अपना एक छोटा बैग कंधे पर टांगती है और फिर उस कोठी से बाहर निकल जाती है और कहती है, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। जब तक मैं आकर संकेत न दूं, तब तक गेट को मत खोलना, चाहे कोई भी आ जाए। जब तक मेरी आवाज को ना पहचानो और वह खास संकेत मैं ना दूं, तब तक तुम गेट को मत खोलना। वह संकेत मुझे बता गई थी। वह एक तरह का कोड वर्ड था। उसके बाद वह चली गई थी। इतना बड़ा घर में मैं अकेले था। आधी रात हो चुकी थी। मैं घबराया हुआ था। मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगा? लेकिन मेरी मजबूरी थी। और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करता हूं, लेकिन नींद नहीं आती है। मुझे कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे उस कोठी के बाहर में कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हों। मैं डर गया था कि कहीं मुझे ढूंढ तो नहीं लिया गया, लड़की के मां ने मुझे खोज तो नहीं लिया। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगा था। एक खिड़की से मैं बाहर देख रहा था कि कौन लोग हैं, और तब मैं देखता हूं कि बाहर में कुछ काले काले लोग उधर घूमते हुए नजर आ रहे थे। देखने में बड़े अजीब लग रहे थे, जैसे काला कंबल अपने ऊपर डाल रखा हो। उनकी आंखें चमकती हुई नजर आ रही थीं, और एक दो नहीं, मुझे तो बहुत सारे दिख रहे थे। आखिर इस जगह पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या इन लोगों को लड़की की मां ने भेजा है? लेकिन कोई भी गेट के पास नहीं आता है। बाउंड्री का चक्कर लगाने लगते हैं और फिर जैसे नजर आए थे वैसे ही गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। उनको देखकर मैं बहुत डर चुका था। ऐसा लग रहा था कि जरूर लड़की की मां का यह सब लोग थे। काले काले लोग उसी के जानने वाले होंगे। लड़की की मां ने इन्हें भेजा होगा कि जाकर पता लगाओ, और यह लोग हम दोनों को ढूंढ रहे होंगे। मैं उस रात सही ढंग से सो नहीं पाया था। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। हालांकि कोई भी गेट तक नहीं आया था, न गेट पर कोई आवाज दी थी, लेकिन मैं बहुत डर चुका था कि न जाने अब क्या होगा, अब क्या होगा। यही सोचते सोचते सुबह हो चुकी थी, और तब जाकर मुझे नींद आती है। नींद मेरी खुलती है जब मुझे भूख का एहसास होता है,
और तब मैं किचन की तरफ जाता हूं ताकि देखूं कि किचन में मेरे खाने लायक क्या है। लेकिन जो मैं देखता हूं ना, तो समझ में नहीं आता है कि मैं खाऊंगा क्या। वहां पर ऐसा कोई चीज मुझे नजर भी नहीं आता है। ना तो कोई फ्रूट है, ना कोई ड्राई फ्रूट है, और ना कुछ बिस्किट वगैरह या फिर कुछ खाने लायक चीज हो। ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आता है। भूख तो मिटाना था। मैं अब सोचने लगा कि चलो, ऐसी कोई चीज तो नहीं है, कम से कम आटा तो होगा। चलो मैं आटा ही गूंथ लेता हूं और अपने लिए 2 रोटी बना लेता हूं। लेकिन ना तो मुझे आटा, ना चावल, ना दाल, ऐसी कोई चीज नजर ही नहीं आती है। लड़की सच कह रही थी कि खाने का सामान सब खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूं? लड़की का आता पता नहीं है। वह आएगी भी तो शायद रात के अंधेरे में आएगी। दिन में तो आने का कोई मतलब ही नहीं था। वह सब मुझे बता करके गई थी। मैं भूख से व्याकुल था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। पास में फ्रिज था, एक नहीं 2। एक तो बड़ा फ्रीजर था, एक छोटा वाला था। छोटा वाला तो मैं देख चुका था पहले ही, लेकिन बड़ा वाला जो था ना, उसमें ताला बंद था जिसकी चाबी मेरे पास तो बिल्कुल नहीं थी। तो उसमें ताला क्यों बंद था? मैं किचन में बहुत कम आता था। सारा काम तो वही लड़की करती थी। मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है इस फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में कुछ मेरे लायक खाने लायक मिल जाए और मैं जुगाड़ लगाने लगता हूं ताकि इसका मैं ताला खोल सकूं। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं सफल नहीं हो पाता। तब मैं निराश हो जाता हूं। मैं सोचता हूं कि चाबी इसका कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन कहां होगा। मैं दिमाग लगाता हूं कि लड़की ऐसी चीज कहां रखती होगी। अलमारी, कपड़े वाले अलमारी। फिर भागकर अपने बेडरूम में पहुंचता हूं। अब कपड़े की अलमारी को खोलता हूं। उसमें बहुत सारे लॉकर थे। एक एक लॉकर मैं खोलता जाता हूं और आखिरकार एक चाबी का गुच्छा नजर आ जाता है। चाबी का गुच्छा देखकर मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। चलो ट्राई करते हैं, शायद वह डीप फ्रीजर की चाबी इसी में होगी। और बाकी मैं जब किचन में जाकर ट्राई करता हूं तो एक चाबी फिट हो जाती है, ताला खुल जाता है। मैं बहुत खुश हो जाता हूं। जब मैं उसका ढक्कन खोलता हूं ना, तो मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। एक तो इतना ठंडा हवा उसमें से निकलता है। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है कि मैं अंधा क्यों हो गया। लेकिन अगले पल जो मैं उसमें देखता हूं, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मैं देखता हूं कि उसमें बहुत सारा मांस भरा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में। मैं देखकर हैरत में पड्डीडीएस जाता हूं। ये कहां से आया? कौन लाया? और अभी तक देखने में ताजा लग रहा है। लड़की तो यहां है नहीं, तो ये कौन रख कर गया है? और यह भी बहुत सारा बकरे का मांस। मुझे बकरे का सिर भी नजर आ जाता है। तब मैं हैरान हो जाता हूं। मुझे बड़ा डर लगता है। बकरे का कटा हुआ सिर देखता हूं। उसकी खुली हुई आंखें जैसे मुझे घूर रही थीं। वह भी लाल नजर आ रही थी। मैं वह देखकर बहुत डर जाता हूं। हालांकि दिन का टाइम था, रात भी नहीं थी, लेकिन न जाने मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। उस फ्रीजर को मैं बंद कर देता हूं, ताला लगा देता हूं। फिर अपने कमरे में आ जाता हूं, पानी पीकर काम चलाने लगता हूं। लेकिन कब तक? भूख मुझे लग रही थी, लेकिन मैं उस मांस को पकाने वाला नहीं था। मुझे उस बकरे की आंखें अभी भी नजर आ रही थीं, वह भी लाल लाल। यह सब क्या था? इस घर में क्या चल रहा है? हम तो उस घर से इस घर में आ चुके हैं, तो यहां पर जो फ्रीजर में मैंने देखा, ये किसका कारनामा है? क्या यह लड़की ही ये सब चीज को यहां पर लाई है? तो फिर बाहर क्यों गई है? अब क्या लाने वाली है? मैं उस पर नाराज हो रहा था। धीरे धीरे टाइम शाम की तरह ढलने लगता है। आखिर अंधेरा छा जाता है। मैं भूख से पागल हो चुका था। मैं पानी पीकर कब तक अपना काम चला सकता था? किचन में मैं कई बार चक्कर लगा लिया था कि कुछ मुझे दिखाई दे जाए ताकि मेरे पेट में कुछ जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आता है। उस बकरे के मांस को मैं तो खा भी नहीं सकता था। बकरे का सिर और आंखें मुझे डरा रही थीं। आखिरकार रात होती है और फिर आधी रात। तब तक मैं बेचैनी से उस बंगले में इधर से उधर, कभी अपने बेडरूम से किचन की तरफ, किचन से गैलरी में और गैलरी से फिर अगले कमरे की तरफ घूमता रहा था। मुझे लग रहा था कि लड़की आने वाली है, लड़की आने वाली है। आएगी तो साथ में भोजन पानी भी लेकर आएगी। और वही होता है। गेट पर दस्तक होती है, खास तरह का दस्तक। आखिर मैं गेट की तरफ भागता हूं। मैं पूछता हूं कि कौन हो। जब वह कोड वर्ड बताती है, तब जाकर मन में शांति आती है। मैं गेट खोलता हूं और तब मैं देखता हूं वह अकेले नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। एक बूढ़ा इंसान, वह भी काले रंग का कपड़ा पहने हुए, गले में कई माला पहने हुए था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और लड़की के हाथ में भी वह थैला था जो लेकर गई थी। वह थैला भरा हुआ था, उसमें से खाने की खुशबू आ रही थी। मैं झपटता हूं उस थैले पर और मैं अंदर लेकर चलता हूं और फिर मैं थैला लेकर चल देता हूं। लड़की मेरे पीछे पीछे आने लगती है।
मैं इतना भूखा था कि उस मेहमान के बारे में पूछ नहीं पाता हूं जो लड़की के साथ में आए हुए थे। कौन थे, यहां क्यों आए थे, लड़की ने उनको क्यों यहां पर लेकर आई थी। मैं किचन में आकर थैला खोलता हूं और कुछ फल फूल निकालता हूं और फिर खाने लगता हूं। लड़की भी आ जाती है, कहती है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं छिपती छिपाती आई हूं ना। मैं पूछता हूं कि आपके साथ में जो बूढ़ा इंसान है, बूढ़ा बाबा है, वह कौन है। और तब वह कहती है ये मेरे जानने वाले हैं, ये विश्वासी लोग हैं और इनको मैं जरूरी काम से लाई हूं। मुझे पता चला है कि मेरी माँ मेरे पर कोई जादू मंत्र कर रही है, तुम पर भी जादू आजमा रही है। वह हम दोनों को पकड़ना चाहती है। मैं बहुत डरी हुई थी। असल में मैं इस बाबा के पास गई थी, बाबा से मदद मांगा था। तब ये बाबा आने के लिए तैयार हुए। ये विश्वासी लोग हैं, मैं इनको अच्छी तरह से जानती हूं। और मुझे क्या था, मैं समझ गया कि लड़की जो भी काम कर रही है हम दोनों की भलाई के लिए है। मुझे इस बाबा से डरना नहीं चाहिए। मैं डरा भी नहीं था। वह भी इंसान थे, लेकिन वेशभूषा कुछ अलग थी। बहुत सारा माला पहने हुए थे, काला कपड़ा पहने हुए थे, देखने में तांत्रिक जैसे लग रहे थे। लेकिन मैं डरा नहीं। इसके बाद लड़की कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए भोजन भी लेकर आई हूं, चलो हम कमरे में चलते हैं। इस बाबा को इनका कमरा दिखा देती हूं, ये भी थके हुए हैं ताकि आराम कर सकें। मेरे दिमाग में जो सवाल था मैं भूल चुका था। मैं उस फ्रीजर के बारे में उससे पूछना चाहता था, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। हम दोनों अपने बिस्तर पर थे, मेरे बगल में लेटी हुई थी और कुछ सोच रही थी। मैं उससे पूछने लगा कि अब क्या सोच रही हो, क्या नया करने वाली हो, क्या हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहेंगे, या फिर जैसे तुमने कहा है कि कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद हम एक नई जगह पर चलेंगे जहां पर ना हमें कोई जानेगा ना तुम्हें कोई जानेगा। हम एक पति पत्नी की तरह अब रहना शुरू करेंगे। मैं कहने लगा कि आखिर यह जो बाबा, तांत्रिक बाबा आए हैं, ये कब तक हमारे साथ में रहेंगे। और तब वह लड़की कहने लगी कि जब तक रहेंगे, जब तक हम दूसरे घर में चल नहीं जाएंगे। तुम्हें नहीं मालूम अनमोल, मेरी माँ शातिर डायन है। वह तुम्हारी बलि देना चाहती थी ताकि अपनी ताकत को बढ़ा सके, लेकिन मैं ऐसा कभी तुम्हारे साथ में होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैं बाबा जी को साथ में लाई हूँ। अब चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन तक हम यहाँ पर रहेंगे और जब उचित समय बाबा जी बताएंगे और तब हम इस घर को छोड़कर अगले घर में चलेंगे, और उसका इंतजाम मैं करवा चुकी हूँ। मैं लड़की पर विश्वास करने लगा था। मैं समझ गया कि हम दोनों की भलाई इसी में है। मैं वह फ्रीजर की बात पूछना भूल गया। आखिर फ्रीजर में बकरे का पूरा मांस कर क्या रहा है, किसके लिए है, क्या होगा, इसके बारे में मैं पूछ नहीं पाया। मेरे दिमाग से निकल चुका था और रात भी ज्यादा हो चुकी थी। इसके बाद हम दोनों सो चुके थे। सुबह जब मैं उठता हूं तब मैं गलियारे का चक्कर लगाता हूं और तब मुझे याद आता है, अरे फ्रीजर के बारे में मैं उस लड़की से पूछा ही नहीं। चलो एक बार देख लेते हैं किचन में, और लड़की भी तो उठ ही चुकी है, बात भी कर लेते हैं। लेकिन जब मैं किचन में जाता हूं, जो ताला बंद था वह तो खुला हुआ था, और मैं जब ढक्कन उठाकर देखता हूं तो उसमें बकरा का पूरा मांस गायब हो चुका था, कुछ भी नहीं था। तो आखिर यह कहां चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है। इस घर में हम 3 लोग हैं, एक मैं, मेरी प्रेमिका और वह तांत्रिक बाबा। तो ऐसा क्या हो गया, कहां गायब हो गया बकरे का सिर। उसकी लाल लाल आंखें मुझे अभी भी याद आ रही थीं। कहां गया। मैं भागता हुआ अपने बेडरूम में जाता हूं और फिर उस लड़की से यही सवाल पूछता हूं कि मैंने उस फ्रीजर में बकरे का पूरा शरीर देखा था जो टुकड़े में कट करके रखा हुआ था, लेकिन उसका सिर साबुत था। अभी देखता हूं ना तो उसमें ताला बंद है और ना बकरे का मांस है। तो ये सब क्या है। लड़की हैरानी से मेरी तरफ देखती है और कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, बकरे का मांस कहां है। मैंने तो नहीं रखा, मैंने तो देखा तक नहीं है, और उस फ्रीजर में मैं ताला क्यों बंद करूंगी, वो तो खुला ही रहता था। क्या तुमने पहले नहीं देखा था। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं उसको देखा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लड़की का कहना था उस फ्रीजर में कोई मांस नाम की चीज थी ही नहीं। वह तो जब मेरा फ्रेंड विदेश से लौटा था तब अपने लिए कुछ ऐसा इंतजाम करता था, सिर्फ पार्टी वगैरह के लिए उसमें ऐसी चीज रखता था कि वह जल्दी से खराब ना हो पाए। लड़की मुझे समझाने लगती है और कहती है, तुम्हारी आंखें धोखा दे रही हैं, तुम्हारा दिमाग का वहम है, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वह झूठ कैसे हो सकता है। वह बकरे का बड़ा सा सिर, उसकी बड़ी बड़ी खुली हुई आंखें जो लाल नजर आ रही थीं, यह झूठ कैसे हो सकता है। मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि नहीं नहीं, मेरे दिमाग का कोई वहम नहीं है और ना मैं तुमसे झूठ बोलता हूं। जो मैंने देखा वही तुमसे पूछ रहा हूं।
क्या रहस्य है, क्या बात है, किसके लिए वह रखा हुआ था। तब लड़की हंसने लगती है और कहती है, अनमोल, यह बात जो तुम कह रहे हो उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आओ मेरे साथ में। दोबारा हम किचन में आते हैं और कहती है कि अगर बकरे का मांस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ नजर आता है। ऐसा तुम्हें देखकर लग रहा है कि यहां पर कभी बकरे का मांस रखा हुआ था। मैं देखता हूं, फ्रिज तो बिल्कुल साफ था, उसमें कोई भी दाग धब्बा, खून का निशान ऐसा मुझे नजर नहीं आया। तो क्या मेरी आंखों का धोखा था, मेरे मन का वहम था? मैं अपने मन पर ही शक करने लगा। लेकिन लड़की ने कहा कि कभी कभी ऐसी चीज नजर आती है जो वास्तव में होती नहीं है। तुम भूखे थे ना, इसलिए ये सब चीजें नजर आई थी, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। आखिरकार मैं लड़की की बात को मान लेता हूं और फिर वही नॉर्मल चीज, खाना बनाना। तभी बाबा की आवाज मुझे सुनाई देती है, जो लड़की का नाम लेकर पुकार रहे थे। फिर लड़की दौड़ती हुई उनके कमरे में चली जाती है और मैं अपने कमरे में आ जाता हूं। लेकिन जब काफी देर हो जाती है और लड़की मेरे पास लौट के नहीं आती है, तो मैं उस बाबा के कमरे के पास चला जाता हूं, लेकिन अंदर नहीं जाता हूं। दरवाजा बंद था, लेकिन बातचीत अंदर हो रही थी। वह लड़की धीरे धीरे बाबा जी से बात कर रही थी, लेकिन बाबा जी की आवाज भारी थी। वह धीरे तो बोल रहे थे, लेकिन उनकी बातें मुझे समझ में आ रही थी। वह कह रहे थे, तुम उसको अपने काबू में रखो, उसको ज्यादा खुली छूट मत दो। लड़की फुसफुसा के कुछ बोल रही थी, वह आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही थी। तब बाबा जी कहने लगे, हमारे पास में मात्र 10 दिन हैं। आज से 10 दिन तुम्हें संभाल कर रहना है। उसको पता नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ में क्या होने वाला है। उसको जरा भी शक नहीं होना चाहिए। ये किसके बारे में बातें कर रहे थे? इस घर में मेरे अलावा तो कोई तीसरा नहीं था। तो बाबा जी क्या बोल रहे थे? वह मेरी प्रेमिका बाबा जी को क्या बता रही थी? 10 दिन के बाद मेरे साथ में क्या होने वाला है? सच कहूं, मैं पसीने से नहा गया था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। क्या होने वाला है मेरे साथ में? क्या मैं फिर मुसीबत में फंस चुका हूं? लेकिन कैसे? डायन तो इसकी मां थी, ये तो कोई डायन नहीं है। तो यह सब मेरे साथ में क्या खेल खेलने वाले हैं? मैं बहुत डरा हुआ था। सब बातें सुनने के बाद मैं अपने कमरे में आ जाता हूं, लेकिन शांत रहता हूं। कुछ ही देर के बाद लड़की आ जाती है, मुस्कुराते हुए। वह फिर कुछ बातें अब करने लगती है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि मैं उससे पूछूं, लेकिन पूछ नहीं पाता हूं। मैं उसको एहसास नहीं कराना चाहता कि मैं छुपकर उसकी बात सुन चुका हूं। मैं बिल्कुल अनजान बन जाता हूं और आखिरकार लड़की मुझसे प्यार करने लगती है और कहती है, हम जल्द ही दूसरे घर में चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेंगे। और तब मेरे मन में वही 10 दिन याद आ जाते हैं कि हाँ, ऐसे ही तो मैंने सुना था, 10 दिन। क्या यही बात तांत्रिक बाबा समझ रहे थे कि 10 दिन के बाद हम नए घर में जाएंगे? लेकिन मैंने तांत्रिक बाबा के मुंह से ऐसी आवाज नहीं सुनी थी और मेरे मन में अब ख्याल उठने लगा था कि क्या इसी बात पर मैं घबरा गया था? अरे, यह लड़की मुझे अपने घर में लेकर जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेंगे। शायद यह लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जाहिर नहीं होने देता हूं कि मैं उन दोनों की बातें सुन चुका हूं। अब मेरा मन डर से बाहर निकल गया था। मैं तो खामखा ही डर गया था। मुझे तो लगा कि मैं फिर मुसीबत में फंस चुका हूं। और फिर रोज का वही काम, सुबह उठना, नहाना धोना। वह तांत्रिक बाबा उस कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। मैंने उनको बाहर निकलते हुए नहीं देखा। अजीब इंसान थे। हाँ, मेरी प्रेमिका उनसे मिलने जरूर जाती थी। वह घंटों बात करती थी, न जाने किस विषय पर, लेकिन मैं उनकी बात को सुनने की कोशिश नहीं करता था। मुझे अब उस पर एतबार हो चुका था कि वह मेरे साथ में ऐसी कोई बात नहीं करेगी। मेरी प्रेमिका थी, कोई मजाक नहीं था। वह मेरे भले के बारे में सोचेगी, कोई बुरा सोच नहीं सकती, तो मैं भला क्यों उनकी बातों को सुनूं? धीरे धीरे एक एक करके दिन आगे सरकते जा रहे थे। आखिरकार 10वां रोज आ चुका था। मेरी प्रेमिका अब मुझसे कहने लगी, अनमोल, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आई हूं, तुम नहा धोकर पहन लो। मैं देखना चाहती हूं कि नए कपड़े में तुम कैसे लगते हो। मैं बड़ा खुश हो गया था। मेरे लिए तो यह सरप्राइज था। नए कपड़े के बारे में तो मेरी प्रेमिका ने कुछ बताया ही नहीं था। मैं नहा धोकर कपड़ा पहनता हूं, फिर आईने के सामने खड़ा हो जाता हूं, अपने आप को देखता हूं। लेकिन जैसे ही आईने की तरफ देखता हूं, मेरी शक्ल नजर नहीं आती, वहां तो कोई और ही नजर आता है। मैं आईने की मिट्टी साफ करने लगता हूं, धूल साफ करने लगता हूं कि शायद इस पर धूल चढ़ी है, इसलिए मेरा चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आईने पर कोई धूल मुझे नजर नहीं आई। कपड़े से साफ करने के बाद अब मैं जो देखता हूं ना, मैं पसीने से नहा जाता हूं। मैं देखता हूं कि उस लड़की का भाई इस आईने में नजर आता है।
जो मैंने उस घर में उसको टहलते हुए देखा था। जिसकी तस्वीर बेडरूम में लगी हुई थी, वही आईने के अंदर मुझे नजर आ रहा था। सेम मेरी तरह ही ड्रेस पहने हुए, बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। मैं चीख पड़ता हूं, डर जाता हूं। तब लड़की दौड़ती हुई आती है। मेरी प्रेमिका कहती है, अनमोल क्या हो गया, क्या हो गया? मैं आईने की तरफ उंगली दिखाता हूं और कहता हूं कि देखो कौन खड़ा है, आईने में कौन खड़ा है। मेरी प्रेमिका देखती है, वह कहती है, कहाँ है कोई? देखो तुम नजर आ रहे हो, मैं नजर आ रही हूं, और कौन है? क्या तुमने भूत देख लिया क्या आईने के अंदर? असल में मैं कहता हूं, हाँ तुम्हारा भाई मुझे नजर आया, जैसे मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था, कांप रहा था, पसीने में नहाया हुआ था। तब मेरी प्रेमिका कहती है, पागल हो गए अनमोल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे भाई के मरे हुए काफी टाइम हो चुका है, वह इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। मैं मानती हूं कि अगर वह प्रेत आत्मा भी है तो इस जगह पर बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, उस घर में जरूर मैंने भी उसको देखा है घूमते हुए, लेकिन यहां कोई मतलब नहीं हो सकता है। तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। अब तुम देखो, ये कपड़ा तुम पर बहुत ही फिट नजर आ रहा है। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। मैं बार बार आईने की तरफ देख रहा था, लेकिन अब आईने में मेरी प्रेमिका का भाई नजर नहीं आ रहा था, मैं ही नजर आ रहा था। ये कैसे हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा था। वह कहने लगी कि अनमोल, आज की रात हम दोनों के लिए एक विशेष रात होने वाली है। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं तो अभी डरा हुआ था। तब कहती है, चलो हम बाहर चलकर बात करते हैं। घूमते हुए मैं अपने डर को निकालता हूं और उस लड़की के साथ चल पड़ता हूं, यानी मेरी प्रेमिका के साथ। हम गैलरी में टहलने लगते हैं। मैं पूछता हूं कि आज ऐसा क्या विशेष है, और तब वह कहती है, तांत्रिक बाबा को अब तुम जानते ही होंगे। आज वह एक विशेष पूजा करने वाले हैं ताकि मेरी मां का कोई भी जादू टोना तुम पर ना लगे, और उस पूजा में मैं भी शामिल होंगी। यह पूजा आधी रात को स्टार्ट होगी और करीब 2 घंटे तक चलेगी। मैं चाहती हूं कि रात होने से पहले, शाम होने से पहले तुम खाना पीना खा लो, नहीं तो इसके बाद तुम खाना पीना नहीं खा सकते। तांत्रिक बाबा ने मना किया है। मैं थोड़ा हैरत में पड़ गया था कि मेरे लिए पूजा, शायद लड़की इसी वजह से तांत्रिक बाबा को बुलाई थी। लेकिन तभी मेरे कान में जैसे कोई आवाज सुनाई देने लगी, इस घर से भाग जा, इस घर से भाग जा, नहीं तो तू संकट में पड़ने वाला है। यह आवाज कुछ अलग सी लग रही थी। जेंट्स की आवाज जरूर थी, लेकिन लग रहा था कि गहरे कुएं से आ रही हो। इस आवाज को मैं पहचानने की कोशिश करता हूं कि आखिर मेरे कान के पास में कौन आकर बोल रहा है। उस आवाज को सुनकर मैं थोड़ा दहशत में भर जाता हूं, डर जाता हूं। मेरे कान में कोई बोल रहा था, यहां से अनमोल भाग जा, यहां तेरे साथ में कुछ होने वाला है। लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लग रहा था कि यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है और कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी प्रेमिका आज बड़ा खुश नजर आ रही थी और कह रही थी कि अनमोल, आज रात को एक विशेष पूजा है, तुम्हें खाना पीना खा करके तैयार रहना चाहिए। तांत्रिक बाबा तुम्हारे लिए वह विशेष पूजा करेंगे ताकि कोई टोना टोटका, कोई जादू तुमको नुकसान न पहुंचा पाए, जो मेरी मां तुम पर कर रही है। मैं बहुत हैरान था, मैं बहुत परेशान था, लेकिन मेरी प्रेमिका मेरे साथ में थी। सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि वह हर पल मेरी रक्षा कर रही थी, हर पल मेरा साथ दे रही थी। तो मुझे डरने का क्या मतलब, लेकिन एक अजीब सा डर मेरे मन में समाया हुआ था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आज मेरे साथ में कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, इसलिए मैं चिंतित था। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने हल्का फुल्का खाना खाया और मैं कमरे में आ चुका था। प्रेमिका नहीं थी, शायद वह तांत्रिक बाबा के पास थी, पूजा की तैयारी में लगी थी, क्योंकि आधी रात के आसपास पूजा शुरू होने वाली थी। लेकिन मुझे इस पूजा में कोई रुचि नहीं थी। मैं अपने आप को नर्वस पा रहा था, मन उदास था। कभी कभी मन ऐसा हो जाता था कि रोने का दिल करता था। न जाने ऐसा क्यों मुझे महसूस हो रहा था। रात के करीब 10 बजे हुए थे। मैं आंखें बंद करके झपकी लेने का कोशिश कर रहा था। मैं दुआ कर रहा था कि मुझे नींद आ जाए और मेरी जो टेंशन है ना, वह थोड़ा कम हो जाए। सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता था। यह तरीका मैं बचपन से आजमाता था। जब मामा मामी मुझ पर नाराज होते थे, मेरी पिटाई हो जाती थी, तो मैं रोता था और अपने कमरे में आकर अपनी आंखें बंद कर लेता था, और इसके बाद मैं नींद में होता था। जब नींद से जागता था तो मेरा आधा दर्द, आधी तकलीफ कम हो जाती थी। मैं ऐसा ही आज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद आ जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैं करवट बदलते जा रहा था और तभी
जैसे ही करवट बदलता हूं, पलंग के बराबर वाली दीवार पर एक परछाई मुझे नजर आती है। वह परछाई जब मैं देखता हूं ना, तो मैं कांप जाता हूं। कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। वह परछाई बिल्कुल दीवार पर नजर आ रही थी, जैसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आवाज उसकी निकल नहीं रही थी। इशारे कर रही थी, हाथ के इशारे कर रही थी, जैसे मुझे मना कर रही हो, किसी चीज की मुझे चेतावनी दे रही हो। लेकिन यह परछाई थी किसकी? तभी मुझे याद आ गया, अरे ये तो मेरी प्रेमिका के भाई की तरह लग रही है, जो मैंने एक बार वहां वाले घर में देखा था। जिस घर में मैं रहता था, वहां पर उसकी एक तस्वीर भी लगी थी, और उसको इस घर में मैं देख करके हैरान था। वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। शायद वह मुझे चेतावनी दे रहा था, लेकिन किस बात की? मैं बहुत नर्वस हो चुका था, दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, और अचानक वह दीवार पर लाल रंग जैसे फैलने लगा था। वह लाल रंग जैसे मैं देखता हूं, वह रंग ना होकर मुझे खून की तरह दिखाई देने लगा। गाढ़ा गाढ़ा खून, और मैं जैसे कांप करके रह गया था। मैं बहुत हैरान, परेशान, डरा हुआ था। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन ऐसी कोई शक्ति थी जो मुझे पलंग से हिलने तक नहीं दे रही थी। मैं देख रहा था वह परछाई के जैसे कई टुकड़े हो चुके थे, और टुकड़ों में से खून निकल रहा था, जो दीवारों पर फैला हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे उसका शरीर कई भागों में कट चुका है और उसमें से गाढ़ा गाढ़ा खून निकलता जा रहा है। इतना डरावना दृश्य मैंने कभी देखा नहीं था। यह सब क्या था? वह ऐसा क्यों कर रहा था? अपने शरीर को टुकड़ों में क्यों काट रहा था? क्या मुझे कोई चेतावनी देना चाहता था? वह कुछ जरूर मुझे बताने की कोशिश कर रहा था, जो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि मैं इस घर से निकल करके भाग जाऊं, लेकिन कैसे भागूं? जैसे पलंग ने मुझे जकड़ रखा था, मुझे हिलने तक नहीं दे रहा था। मैं चीखने का कर रहा था मन, लेकिन मेरी आवाज निकल नहीं पा रही थी। और तभी वही टुकड़े मेरे पलंग पर गिरने लगे थे, और वह टुकड़ों को मैं देखता हूं तो मैं और भयभीत हो जाता हूं। बिल्कुल इंसान की तरह लग रहे थे, जैसे इंसान के कई भाग कटे हुए अब मेरे बिस्तर पर सब गिरते जा रहे थे। गाढ़ा गाढ़ा खून फैला जा रहा था, और अगले पल यह सब देख करके मैं बेहोश हो चुका था। न जाने कब तक मैं बेहोश पड़ा हुआ था, और जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं एक ऐसे कमरे में पाता हूं जहां पर कुछ गंध मुझे महसूस होती है, जैसे पूजा पाठ में होती है। और जब आंखें खोलता हूं और मुझे जो दिखाई देता है, तो मैं और डर जाता हूं। कमरे में सुगंध फैली हुई थी, पीली रोशनी दिखाई दे रही थी, कमरा हल्के धुएं सा भरा हुआ था। मैं देखता हूं कि मेरी प्रेमिका बिना कपड़ों के मेरे सामने बैठी हुई है। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। अपने सर पर कुछ रंग जैसा लगा रखा था, लाल रंग। पूरा ललाट लाल रंग से भरा हुआ था। बाल बिखरे हुए थे, और उस कमरे में और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी प्रेमिका जैसे नशे में है, झूम रही थी। उसके मुख से कुछ आवाज निकल रही थी, जो कोई मंत्र की तरह लग रहा था। उसके हाथों में एक धारदार हथियार भी दिख रहा था, जिस पर भी लाल रंग पुता हुआ था। मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं अपने आप को बिना वस्त्र के पाता हूं। मेरे शरीर पर पीला रंग पुता हुआ है, जैसे पूरा शरीर हल्दी से रंग दिया गया हो। मैं उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं उठ नहीं पाता हूं। यह सब देख करके मैं बहुत भयभीत हो चुका था। मुझे लगा कि मैं जरूर सपने में हूं, मैं बुरा सपना देख रहा हूं। ऐसा भी कहीं होता है क्या? मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं उठ करके उस जगह से भाग जाऊं, लेकिन मैं जमीन पर लेटा हुआ था, जैसे जमीन ने मुझे चिपका रखा हो। आसपास में देखता हूं तो बहुत सारा पूजा का सामान फैला हुआ जमीन पर दिखाई दे रहा है। लाल रंग के फूल, पीले रंग के फूल, सफेद रंग के फूल, नारियल, नींबू, न जाने क्या क्या जो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होता है। और तब मुझे लगता है कि नहीं, ये भयानक सपना नहीं है, ये सब रियल टाइम में मेरे साथ में चल रहा है। तो मेरे साथ में हो क्या रहा है? मैं ऐसे हालात में क्यों हूं? सामने देखता हूं तो अग्नि जल रही थी, हवन कुंड बना हुआ था, और उसी में से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, बिल्कुल सफेद रंग का। और मैं कांप जाता हूं देख करके कि सफेद धुएं में दो आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल लाल रंग की। चेहरा तो नजर नहीं आता है। धुएं में कौन था? ये सब हो क्या रहा है? और इतना मैं घबरा जाता हूं, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है कि मैं फिर बेहोश हो जाऊंगा या फिर मेरी मौत हो जाएगी। और अगले पल जो मेरे साथ में होता है वह तो और डरने वाला था। मेरी प्रेमिका अब उठ करके खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में हथियार था, मंत्र को बोलते हुए मेरी तरफ बढ़ती है, और जैसे हथियार से मुझे काट डालना चाहती हो, मेरे सर को जैसे अलग कर देना चाहती हो,
उस अंदाज से मुझ पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल जैसे उसको कोई हवा में उठा लेता हो, वह हवा में तैरने लगती है, चीखने लगती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, मुझे क्यों पकड़ रखा है। और इस वक्त कमरे में अंधेरा हो जाता है। मेरे कान में जैसे कोई फुसफुसा करके बोल रहा हो, अब तो उठ जा, अब तो उठ जा, नहीं तो तेरी जान चली जाएगी, भाग यहां से, इस घर से निकल जा, नहीं तो तेरी बलि छड़ जाएगी। इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी प्रेमिका की चीख निकल रही थी, जैसे उसके साथ में कोई गलत कर रहा हो, उसके साथ मारपीट हो रही हो। चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे अपना काम करना है, मुझे बलि देना है, बलि चढ़ाना है, नहीं तो सब कुछ मेरा व्यर्थ हो जाएगा। और तभी ऐसा लगता है कि जैसे दो हाथों ने मुझे उठा लिया हो और मैं हवा में तैर रहा हूं। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, और जब मेरी आंख खुलती है ना, तो मैं देखता हूं मैं अपने उसी बिस्तर पर हूं। मैं इस कमरे में हूं जिस कमरे में मैं सो चुका था, या फिर कहूं कि मैं डर के मारे बेहोश हो चुका था। मैं इस हालत में था, मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, शरीर में जैसे पीला रंग पुता हुआ था। सब कुछ ऐसा ही था, कुछ भी बदला हुआ नहीं था। लेकिन यह सब मेरे साथ में क्या हो रहा था, मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। डर और दहशत से भरा हुआ मैं अपने बिस्तर से उठता हूं, अपने कपड़े ढूंढता हूं कि मेरे कपड़े कहां हैं, लेकिन जल्दबाजी में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कपड़े तो मिल जाते हैं और मैं पहन भी लेता हूं, और फिर मैं उस घर से भागने के चक्कर में लग जाता हूं। मुझे अब इस घर में एक पल भी रुकना नहीं था। मैं तो यह सब दृश्य देख करके एकदम हैरान हो गया था। मेरी प्रेमिका मुझे बलि चढ़ाना चाहती थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो क्या मेरी प्रेमिका भी डायन है? वह तो अपनी मां को डायन कहती थी। ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मुझे बस एक ही चीज लगती है कि घर से निकल लो और फिर इस घर में दोबारा मुड़ के मत आना। और मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूं। मैं देखता हूं आसमान में तारे चमक रहे हैं, मतलब अभी भी रात है, अभी सुबह नहीं हुई है। टाइम कितना हो रहा है मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है। मैं गेट की तरफ भागता हूं दौड़ते हुए। मुझे बगल वाले कमरे में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, जैसे दो लोग आपस में झगड़ रहे हों। एक तो मेरी प्रेमिका की आवाज थी और एक शायद वह तांत्रिक बाबा की थी। दोनों आपस में कुछ बहस कर रहे थे, झगड़ रहे थे। मैं समझ गया था ये सब मिले हुए लोग हैं, आपस में मेरी तो बलि चढ़ाना चाहते हैं। मैं इस घर से जल्दी से निकल जाऊं। गेट पर पहुंचता हूं। गेट पर जब मैं देखता हूं तो अब क्या करूं? गेट पर ताला बंद है। ताला मुझे बंद दिखाई देता है। चाबी कहां है, किसके पास है? मैं समझ जाता हूं कि चाबी तो मेरी प्रेमिका के पास में होगी। तो अब मैं फिर से फंस चुका हूं। मैं अब क्या करूं? लेकिन मैं इस घर में एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था। ताले को हिलाने डुलाने लगता हूं, अंदाजा लगाने लगता हूं कि क्या यह जोर जबरदस्ती खुल पाएगा। लेकिन ताला बड़ा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसको तोड़ पाऊंगा। अब मेरे पास तोड़ने का कोई औजार भी तो नहीं था। हाथ से ताला कभी भी टूटने वाला नहीं था। मैं वहीं गेट पर जमीन पर बैठ जाता हूं, रोने लगता हूं। डर लगता है। अभी भी अंदर कमरे में शोर सुनाई दे रहा था, मतलब वह तांत्रिक बाबा और मेरी प्रेमिका अभी भी आपस में झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को दोष दे रहे थे, न जाने किस बात पर। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे जरूर समझ में आ रहा था कि मेरी ही वजह से आपस में झगड़ रहे थे। तो मेरी प्रेमिका मुझे मारना चाहती थी, मेरी बलि चढ़ाना चाहती थी, तो मुझे बचाया किसने? कौन था वह क्यों मुझे बचाया? क्या वह लड़की का मरा हुआ भाई था, या फिर कोई और शक्ति थी जो मुझे उस घर से बाहर निकाली थी? लेकिन अब फायदा क्या है, मैं फिर उसी घर में था। अगर वह शक्ति मुझे बाहर निकाल देती तो मैं बच भी सकता था। मैं तो बच करके भी अब फंसा हुआ था। मुझे लगा कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा, ये ताला खोलना ही पड़ेगा, तभी मैं निकल सकूंगा। मैं अब अपने कमरे की तरफ लौटने का मन बनाता हूं। मुझे लगा कि मेरे कमरे में ही वह चाबी कहीं ना कहीं रखी होगी, चलकर ढूंढना पड़ेगा। और मैं फिर अपने कमरे में आ जाता हूं। हर जगह तलाश करता हूं, लेकिन वह चाबी मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। अंततः मुझे लगा कि चाबी मेरी प्रेमिका अपने साथ में रखी होगी, उस कमरे में होगी। तो क्या मैं उस कमरे में जाऊं? मैं डर गया था। मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं दोबारा उस कमरे में जाऊंगा तो फिर मेरी बलि दे दी जाएगी। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था और इस घर में रहना भी नहीं चाहता था। एक पल मेरे लिए बहुत ही कीमती था। मैं हिम्मत जुटाता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं कि मेरी प्रेमिका मेरे से ज्यादा मजबूत नहीं होगी। और रहा उस तांत्रिक बाबा का, वह भी तो एक बूढ़ा इंसान है। अगर मैं अपनी ताकत का प्रयोग करूंगा तो मैं उनसे जीत जरूर पाऊंगा, चाबी मैं हासिल कर लूंगा। इसके बाद मैं यहां से निकल जाऊंगा। मैं ऐसा ही सोचता हूं, अपनी ताकत सहेजता हूं।
जब मुझे लगता है कि सही वक्त है, और तब मैं उस कमरे की तरफ चल पड़ता हूं। अभी भी अंदर में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी प्रेमिका तांत्रिक बाबा से लड़ रही थी, तेज आवाज में बात कर रही थी। वह आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। वह चिल्ला के कह रही थी कि बाबा, सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ यह उल्टा पुल्टा हो गया। नहीं तो मेरा काम तो पूरा होने ही वाला था। तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तुम बिल्कुल बेकार हो। मेरे सारे पैसे वापस करो, तुम्हारी वजह से यह काम अधूरा रह गया। वह लड़का मेरे हाथों से निकल चुका है। तुम तो अपने आप को तांत्रिक मानते हो ना, तो वह कौन सी शक्ति कमरे में आ चुकी थी? तुम उसको क्यों नहीं रोक पाए? वह तांत्रिक कह रहा था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी गलती से हुआ। तुम्हें बताना चाहिए था अपने बारे में सब कुछ, लेकिन तुमने आधा अधूरा बात बताया, पूरी बात नहीं बताई। मैंने उस शक्ति को देखा था। वह नौजवान लड़का था, उसकी आंखें देख रही थीं, उसकी आंखों में गुस्सा मैंने देखा था, और बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का लग रहा था, जैसे तुम्हारा जुड़वा भाई हो। तुम्हें बताना चाहिए था ना, तब मैं उसका इंतजाम कर लेता। मेरी प्रेमिका अभी भी तांत्रिक बाबा से लड़ रही थी, कह रही थी, सब तुमने मेरा काम खराब किया है। अब मैं यह काम कभी नहीं कर पाऊंगी, यह मौका निकल चुका है। बस ये बरसों के बाद यह रात आती है, अब तो यह रात निकलने वाली है। न जाने कौन सी साल में ऐसा योग बनेगा, कब तक मैं इंतजार करूंगी। तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा तंत्र मंत्र कमजोर पड़ चुका है। तुम एक कमजोर लड़के से भी लड़ नहीं पाए, उसको अपने वश में नहीं कर पाए। हाँ, मैं मानती हूं, क्योंकि वह मेरा भाई है और उसकी मौत भी मेरे तंत्र मंत्र की वजह से हुई है। वह मुझसे नाराज रहता है, वह जानता है कि मेरी वजह से वह मारा है। मुझ पर खफा रहता है, मेरे हर काम में अड़ंगा डालता है। आज भी उसने ऐसा किया, मेरे हाथों से मेरा शिकार छीन लिया। एक बार शिकार हाथ में लग जाए तो मैं तो खुश हो जाऊंगी, लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं पाएगा। मेरा भाई उस शिकार को न जाने कहां लेकर गया होगा। अब वह मेरे हाथ में नहीं आएगा। सब मेरा काम अधूरा रह गया। न जाने मैंने क्या क्या सोच रखा था। उधर मेरी माँ इस लड़की को तलाश कर रही है, हर तरफ अपने आदमी फैला रखा है। अगर वह बाहर गया तो मेरी माँ के लोग उसको पकड़कर माँ के पास ले जाएंगे। माँ के आगे वह सब कुछ बोल देगा तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, न घर की न घाट की। माँ मुझे नहीं जानती कि मैं डायन हूं, मैं तांत्रिक हूं, तंत्र मंत्र करती हूं। अगर वह सब जान गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके पास बड़े बड़े तांत्रिक हैं, उनसे वह सब कुछ जान लेगी, फिर मेरा ना जाने क्या होगा। बूढ़ा तांत्रिक कह रहा था कि तुम शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। अभी रात खत्म नहीं हुई है, अभी जो योग है वह सुबह तक चलेगा, सुबह के 5 बजे तक है। हमें देखना चाहिए कि आखिर वह लड़का कहां तक गया हुआ है। अगर तुम शांत रहोगी तभी तो मैं तंत्र मंत्र कर पाऊंगा। मैं अपनी शक्तियों को उसके पास भेजूंगा, मेरी शक्तियां उसको पकड़ करके ले आएंगी। लेकिन तुम मुझसे लड़ती रहोगी तो मैं ऐसा काम कैसे कर पाऊंगा? तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। लेकिन मेरी प्रेमिका अभी भी तांत्रिक को भला बुरा बोल रही थी। अरे नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने तुम्हें देख लिया, जैसे तुम बूढ़े हो चुके हो। तुम्हारा तंत्र मंत्र और तुम्हारी शक्ति भी बूढ़ी हो चुकी है। मैं तो बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा? मेरे सपने सारे अधूरे रह गए। मैं अपने सपने को अब कैसे सजा पाऊंगी? अब सब कुछ खत्म। मैं ये सब बातें सुन करके दहल चुका था। मैं सब कुछ धीरे धीरे समझने लगा था। वह प्यार, वह वहम, वह मोहब्बत इसलिए उस लड़की ने मेरे साथ में किया था, ताकि उसके प्यार मोहब्बत में मैं पागल हो जाऊं और वह अपना काम आसानी से कर सके। मुझे बलि दे करके ऐसा क्यों करना चाहती थी? मुझे मार करके उसको क्या हासिल होना था? वह तो अपने भाई को भी मार चुकी थी अपने तंत्र मंत्र से। ऐसा क्यों किया था? ये बातें मुझे बहुत ही बेचैन कर रही थी। मैं एक बार फिर अपनी हिम्मत तोड़ चुका था। वह सब बातें जो घर के अंदर मैं सुन रहा था, जो तांत्रिक बाबा और मेरी प्रेमिका आपस में बात कर रहे थे, मैं फिर डर चुका था। अगर मैं कमरे में जाता हूं चाबी के लिए, मैं कहीं फंस ना जाऊं, वह दोनों मुझे पकड़ ना लें। उनके पास तंत्र मंत्र है, उनके पास ऐसी शक्ति है। क्या मैं उनसे लड़ सकूंगा? लेकिन मैंने सोच लिया, मैं आसान मौत मरने वाला नहीं हूं। मैं लड़ करके मरूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं वह चाबी हासिल जरूर करूंगा, वह मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं फिर अपनी ताकत को बटोरता हूं और दरवाजे को एक झटके से खोल देता हूं। जैसे ही दरवाजा खोलता हूं, वह दोनों मुझे जिस रूप में नजर आते हैं, मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। दोनों के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। वैसे ही लाल रंग उसके ललाट पर दिखाई दे रहा था। वैसा ही तांत्रिक बाबा का हाल था। जैसे मुझे देखते हैं, वह मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। ये क्या हुआ? ये तो भाग चुका था,
इसे तो मेरा भाई लेकर चला गया था, ये कैसे वापस आ गया? जब तक वह लोग कुछ समझते तब तक मैं कमरे का नजारा ले चुका था। चाबी कहाँ थी मैं देख चुका था और मैं झपट्टा मारते हुए चाबी को अपने हाथ में ले लेता हूं और अगले पल बिना कोई मौका गंवाए हुए कमरे से बाहर निकल जाता हूं और निकलते ही बाहर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देता हूं। मेरी सांसें तेज चलने लगती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि मैं अब जीत चुका हूं, अब वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब तो कमरे के अंदर मैंने बंद कर दिया है, वह चाह करके भी निकल नहीं पाएगी। और तभी प्रेमिका चिल्लाने लगती है, मेरा नाम लेने लगती है, अनमोल, अनमोल, ये क्या कर रहे हो? अनमोल, तुम बाहर मत निकलना, नहीं तो मेरी मां बाहर खड़ी मिलेगी। उसके आदमी तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तुम्हें मार डालेंगे, तुम बच नहीं पाओगे। अनमोल, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। मैं तुम्हारे लिए पूजा कर रही थी, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। अनमोल, तुम मुझे गलत मत समझो, यह जो तंत्र मंत्र हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था, मैं तुम्हारे लिए कर रही थी, तुम्हारी भलाई के लिए। शायद तुम गलत समझ रहे हो। तुम बाहर मत निकलना, अनमोल, नहीं तो मां के आदमी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे और मां बलि चढ़ा देगी। ऐसा मत करना अनमोल, तुम बाहर मत निकलना, ये दरवाजा तुम बाहर से खोल दो अनमोल, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं, मेरी मां तुम्हें मारना चाहती है। मैं अभी भी उस दरवाजे के बाहर खड़ा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। प्रेमिका की सब बात मैं सुन रहा था। वह मुझे फिर से झांसा देना चाहती थी। वह बता रही थी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो पूजा पाठ कर रही थी ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैं तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाना चाहती, मेरी मां चढ़ाना चाहती है। और आज की रात है, अगर तुम बाहर निकलो तो मां के आदमी हर जगह पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब मैं समझ चुका था, सब बातें मैं समझ चुका था कि कौन सही है कौन गलत है। मुझे अब बिल्कुल पता चल चुका था कि मेरी प्रेमिका ही गलत है, वह मेरी बलि देना चाहती है। क्यों? इससे उसे क्या हासिल होगा? वह अभी भी अंदर से चिल्ला रही थी, बोल रही थी, अनमोल, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, दरवाजा खोल दो, तुम इस दरवाजे से बाहर बिल्कुल मत निकलना, इस घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, नहीं तो तुम मारे जाओगे अनमोल। तब मैं लंबी सांस लेता हूं, अपनी हिम्मत जुटाता हूं और फिर चिल्लाने लगता हूं। अपनी प्रेमिका पर गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था। मैं कहता हूं कि सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। तुम मुझे फिर से पागल नहीं बना सकती। तुम मुझे मारना चाहती थी, क्या हासिल करना चाहती थी मुझे बलि चढ़ा करके? ऐसा क्या है जो तुम पाना चाहती हो? मैं बोलता गया, जो मैं समझ पाया था सब कुछ उसको बताता गया कि मैं सब कुछ जान चुका हूं। तुम्हारा मरा हुआ भाई मेरी मदद किया था, अगर वह मदद नहीं करता तो शायद मैं इस जगह से बाहर निकल नहीं पाता, तुम मेरी बलि चढ़ा देती। मैं जब सब बोलता हूं तो प्रेमिका एकदम चुप हो जाती है। लगता है कि उसका भेद अब खुल चुका है। तब वह रोने लगती है और कहती है, अनमोल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अनमोल। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है, अभी भी चाहती हूं। मेरी मां एक डायन है, वह तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन मैं उसको रोकना चाहती थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूं, यह सब पूजा पाठ मैंने तुम्हारे लिए किया था, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आज मेरा टाइम सही नहीं है, सारा काम उल्टा हो रहा है, इसमें मेरी मां का ही हाथ दिखाई दे रहा है। वही सब ऐसा कर रही है ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो, तुम मुझसे खौफ खाने लगो। यह सब मां का किया धरा है, वह ऐसा ही चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहें। अनमोल, मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं। अब तो दरवाजा खोल दो, अब तो दरवाजा खोल दो अनमोल, नहीं तो अभी खतरा टला नहीं है। मेरी मां के गुर्गे बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे होंगे, वह तुम्हें पकड़ लेंगे, फिर तुम बेमौत मारे जाओगे, बलि चढ़ सकती हो। आज वह टाइम है जो बहुत सालों के बाद में आता है। ऐसा संजोग कभी कभी बनता है। मां एक ऐसी शक्ति पाना चाहती है जो तुम्हारी बलि दे करके ही मिल सकती है। मैं जरूर तुम्हारी बलि देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारी आत्मा की। मैं वह सब पूजा पाठ कर रही थी कि जरूर ऐसा करने के बाद तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। मैं तांत्रिक बाबा को इसलिए लेकर आई थी ताकि तुम्हारी आत्मा की बलि चढ़ा सकूं, तुम्हारे शरीर की नहीं। इससे जो तुम्हारे शरीर की वह ऊर्जा खत्म हो जाती जो ऊर्जा मेरी मां पाना चाहती है। तुम्हें नहीं मालूम अनमोल, तुम क्या चीज हो। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो हर तांत्रिक, हर डायन पाना चाहती है, उसका सपना होता है। तुम्हारे शरीर में वह ऊर्जा है। हाँ, वह ऊर्जा की पहचान मेरी मां ने बहुत पहले कर ली थी।
बस समय का इंतजार कर रही थी कि वह समय, वह योग सही टाइम पर तुम्हारी बलि दे करके तुम्हारे शरीर की ऊर्जा वह पाना चाहती है। लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया अनमोल। मेरी माँ की शक्ति यहां पर आ गई थी, उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है अनमोल, तुम दरवाजा खोल दो। देखो अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है। अगर हम तुम्हारी आत्मा की बलि दे देते हैं तो तुम वह ऊर्जा मुझे दे दोगे और ऊर्जा को मैं संभाल के रखूंगी, वह तुम्हारे काम में आएगा। कभी ना कभी इस ऊर्जा की वजह से ही तुम्हारी जान की खैर नहीं है। लेकिन तुम तो गलत समझ रहे हो ना, जो तुमने सुना सब कुछ गलत सुना है। मैंने अपने भाई को नहीं मारा, मैं उसकी आत्मा की मारी हूं। मेरे भाई के शरीर में भी तुम्हारी जैसी ऊर्जा थी, वह ऊर्जा मैंने पा ली है। मैंने उसकी आत्मा को मार करके उसके शरीर को मैंने नहीं मारा, वह शरीर को तो माँ ने मारा है। लेकिन जब ऊर्जा उसको नहीं मिली तो समझ गई थी कि उसके साथ में छल हुआ है। डायन किसी की नहीं होती अनमोल, अपनी औलाद की नहीं। हम अपनी माँ की 2 औलाद थे, मैं और मेरा प्यारा भाई। माँ को एहसास हो चुका था कि मेरे भाई के शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर वह ऊर्जा पा लेती है तो मेरी माँ की शक्ति और बढ़ जाएगी। इसलिए वह टाइम का इंतजार कर रही थी और इस बीच में माँ पर नजरें गड़ाए हुई थी। मैं कोई डायन नहीं हूं, लेकिन मैं तंत्र मंत्र सीख चुकी थी इस तांत्रिक बाबा से जो इस कमरे में बैठे हुए थे। इन्होंने ही सब कुछ बताया था। मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ अपनी ही औलाद की बलि चढ़ा देगी। तब तांत्रिक बाबा ने कहा था कि तुम ऐसा करो, अपने भाई की आत्मा की तुम बलि चढ़ा दो और फिर देखना वह शक्ति, वह ऊर्जा उससे बाहर निकल जाएगी, तुम्हारे पास में आ जाएगी। फिर तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई को मार नहीं पाएगी क्योंकि वह ऊर्जा उसमें होगी ही नहीं। लेकिन मेरी माँ ने सोचा भी नहीं, उसको एहसास भी नहीं हुआ कि ऊर्जा उसके शरीर में से बाहर निकल चुकी है। आखिरकार मेरे भाई की बलि चढ़ा देती है। मेरे भाई की आत्मा आज भी मुझसे बात करती है। इस घर में जरूर आई थी, उस घर में भी वह मुझे दिखाई देती थी। हम दोनों भाई बहन बहुत देर तक बात करते थे। हाँ, जब मेरे भाई ने तुम्हें देखा था इस घर में तो सब कुछ मुझे बता दिया था कि देखो इस नौजवान के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, तुम इनकी जान बचा सकती हो ऐसा करके। तब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं कोई गलत काम नहीं होने दूंगी। मैं माँ को रोकूंगी, लेकिन अपने तरीके से। इसके बाद मैंने तुमसे प्यार मोहब्बत करना शुरू किया। मैं चाहती थी कि तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं हद तक तुम्हें चाहने भी लगी थी। मुझे लगा कि तुम मेरा साथ दोगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुम डरे हुए दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, सारा काम खत्म करने के बाद यह सब बात मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन तुमने तो सारा काम ही खराब कर दिया। देखो, ऊर्जा तुम्हारे शरीर में है, लेकिन तुम उसकी पहचान नहीं सकते। ना उससे तुम कुछ कर पाओगे, क्योंकि उसको जगाने के लिए तंत्र का उपयोग करना सीखना पड़ेगा, ऊर्जा को जगाने के लिए। और उसमें तुम्हारा बहुत सारा समय खर्च हो सकता है। क्या पता उस ऊर्जा को तुम जगा पाओ या ना पाओ। लेकिन तुम इतना जान लो, अगर तुम इस घर से बाहर भी निकले ना तो तुम्हारी जान जा सकती है। बाकी तुम मर्जी के मालिक हो। मुझे जो बताना था मैं बता चुकी हूं। उसकी बात के बाद मेरी प्रेमिका रोने लगी थी। सच कहूं ना कि मुझे अपनी प्रेमिका की बात पर यकीन नहीं था। मुझे लगा कि फिर मुझे झांसा दे रही है, फिर मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है ताकि मैं इस घर से न भागूं। लेकिन इस बार मैं झांसे में आने वाला नहीं था। मैंने समझ लिया था कि मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगा। लेकिन अगले पल मैं कुछ ध्यान करने लगा। कुछ बातें ऐसी थीं जो मेरे दिमाग में आने लगी थी। उसका मरा हुआ भाई मुझे कुछ कहना चाहता था, मुझसे बात करना चाहता था। मैंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होते देखा था, बहुत सारा खून बहते देखा था। तो आखिर यह सब क्यों मुझे दिखा रहा था, क्यों बता रहा था, क्या बताना चाहता है? क्या उसकी आत्मा अभी भी इस घर में है? मैं बड़े चक्कर में फंस चुका था। किस पर यकीन करूं, किस पर ना करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है, मुझे तो बाहर निकलना है। और मैं गेट की तरफ चल देता हूं। मेरी प्रेमिका मेरे कदमों की आवाज को पहचान लेती है कि मैं जा रहा हूं। अतः वह चिल्लाने लगती है, मेरा नाम लेकर बोलने लगती है, अनमोल, अनमोल, मेरी बात पर यकीन रखो, मेरी बात पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती। तुम बाहर मत जाना अनमोल, तुम बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे अनमोल। फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं अब उस जगह पर रुकने वाला नहीं था। मैं समझ गया था कि दोनों माँ बेटी डायन हैं, एक से बढ़कर की एक हैं। इनकी बातों पर विश्वास करना अपनी जान गंवाने जैसा था। मैं गेट पर पहुंचता हूं और फिर मैं ताला खोल देता हूं। दरवाजा खोल करके बाहर देखता हूं तो मुझे अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। मुझे कहां जाना है मुझे कुछ भी मालूम नहीं। बस मैं इस घर से बहुत दूर निकल जाना चाहता था।
ताकि मेरी प्रेमिका की आवाज मेरे कानों तक ना पड़े। ना उसकी मां की शक्ल देखना चाहता था और ना ही अपनी प्रेमिका का। अब मैं यहां से कहां जाऊंगा मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि मैं अपने गांव लौटूंगा। मैं अपने मामा के घर पर जाऊंगा, लेकिन इन लोगों के नजदीक नहीं रहूंगा। ये लोग तो दोनों की दोनों तंत्र मंत्र करने वाली डायन हैं। कब मेरे साथ में क्या करेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये दोनों झूठ बोलती हैं माँ बेटी, दोनों की दोनों। और इसका जो भाई भी है वह शायद सच कहता है। वह दृश्य मैं देख करके समझ चुका था कि मुझे क्या बताना चाहता था। अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके दिखाया था। शायद वह मुझे इशारा कर रहा था कि अनमोल इस जगह से भाग जाओ, नहीं तो जैसा मेरा टुकड़ा हुआ था तुम्हारे शरीर का भी ऐसा टुकड़ा होगा। ऐसा ही तुम्हारे शरीर से खून निकलेगा जैसा मेरा निकला था। मेरे शरीर में झुरझुरी फैल जाती है वह जान करके, वह समझ करके कि हाँ वह लड़का मुझे इसी बात का तो इशारा कर रहा था। इसके बाद मैं अंधेरे की तरफ दौड़ पड़ता हूँ, दौड़ता ही जाता हूँ। मैं पीछे नहीं देखता हूँ। मैं दूर दूर तक जिधर देखता हूँ उधर अंधेरा होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल कहाँ है, मेरे मामा का घर। मैं उस घर में अपने आप को सुरक्षित पाऊंगा। मुझे अब उस घर तक जल्द से जल्द पहुंच जाना है। कब मैं पहुंचूंगा मुझे कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन इतना जानता था कि जब भी पहुंचूं मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा। आखिरकार सुबह हो जाती है और तब मुझे रोड दिखाई देता है। मेरी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं समझता था कि मुझे तो चलना ही पड़ेगा। तब मैं लिफ्ट मांगता हूं एक गाड़ी वाले से। वह मेरी हालत पर शायद तरस खा जाता है और मुझे लिफ्ट देता है। मुझसे पूछता है कि तुम्हारी हालत कैसी हुई है, बात क्या है। आज जो मैं उसको बताता हूं वह विश्वास नहीं कर पाता है। वह कहता है क्या बात कर रहे हो, आज के टाइम में डायन टोना टोटका कहाँ होता है भाई, ये साइंस का युग है, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ भाई। मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है भाई, बस मुझे मेरे ठिकाने तक पहुंचा दो। और उसके बाद वह मुझे मेरे ठिकाने तक पहुंचा देता है और वहां से मेरे मामा का गांव बिल्कुल करीब में था। फिर मैं दौड़ते हुए अपने गांव की तरफ चल पड़ता हूँ। तो दोस्तों ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी इसका आखिरी एपिसोड बचा है जो जल्द ही आएगा। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। विनोद नागपाल भाई अमृतसर से, अशीम भाई इंदौर से, नितिन रावत भाई देहरादून उत्तराखंड से, शिवम शर्मा भाई बरेली से, रुपेश पटेल भाई सूरत से, रतु थापा जी मेरठ से, ममता जी अलीगढ़ से, मौसमी सिंह जी मोतिहारी बिहार से, मुस्कान हाशमी जी रानीगंज से, आशु जी जहांगीरपुरी से, हमदून जिया अहयान और आलिया मालदीव से, लकी भाई इटली से, इकबाल भाई जर्मनी से, अली भाई झारखंड से, शाहबाज अंसारी भाई इंदौर से, कुलविंदर कौर जी लुधियाना पंजाब से, सनी वर्मा भाई फारूखाबाद से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, अनिल चौहान भाई बिहार से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, निहारिका जी ओडिशा से, सफीक भाई सऊदी अरब से, यूसुफ शाह भाई पाकिस्तान से, गणेश पाठक भाई सूरत से, संजय भाई कोलकाता से, जगतार सिंह भाई पंजाब से, पूनम जैन जी सेओनी से, राम अवधेश पटेल भाई धनापुर से, फजीन भाई मालदीव से, नीरज भाई कानपुर से, विक्रम सिंह भाई लखनऊ से, सिप्पा बरार भाई बठिंडा से, भीमसेन भाई ओडिशा से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, धर्मराज भाई भारत से, वरुण भाई यवतमाल से, इजहार भाई उत्तर प्रदेश से, मेहंदी भाई पाकिस्तान से, अंजलि चौधरी जी मथुरा से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, मोहिबा जी पाकिस्तान से, रतन भाई भारत से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, समीर सिंह और शमी सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, अरविंद भाई राजकोट से, गिरिराज विश्वकर्मा भाई इंदौर से, विनोद सिंह भाई सोपुरा ब्यावर से, हसन अब्बास भाई इटली से, राजकुमार भाई नेपाल काठमांडू से, सतेंद्र कुमार भाई टिपटूर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, सरफराज आलम भाई मुंबई से, पूनम जी सूरत से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, राम अवधेश पटेल भाई गांधौना उत्तर प्रदेश से, रविंद्र भाई आगरा से, हेमंत कुमार भाई भरतपुर राजस्थान से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार भाई दिल्ली से, भीमा सेन भाई ओडिशा से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, नीरज पेप्सू भाई कानपुर से, रंजीत भाई बलिया से, पांडुरंग कशीद भाई सूरत से, बलभिंदर सिंह भाई राजस्थान से, धर्मेंद्र झा भाई कोलकाता से, समीर अलवी भाई गाजियाबाद से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूरण चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, राकेश कलेरा भाई राजस्थान से, नेहा दीक्षित जी लखनऊ से, रिचू जी इंग्लैंड से, अनीस कुरैशी भाई सऊदी अरब से, फुल शरीफ नेपाली भाई कतर से,
सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, ललन भाई बिहार से, इफात अलीम खान भाई पाकिस्तान से, समीर गुंचर भाई भारत से, मेघा दीदी उमरेड से, अजीनाथ भाई धामगांव महाराष्ट्र से, कविता भिवानी जी हरियाणा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, अक्षय रावत भाई भारत से, मोहम्मद महफूज आलम भाई जयपुर से, करण कुमार भाई सीतामढ़ी से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अख्तर अंसारी भाई सिंगापुर से, विकास पंडो भाई छत्तीसगढ़ से, सुनील राज भाई असम से, हामिदुल्लाह खान भाई पाकिस्तान से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, मुकेश भाई देवबंद से, बिमल भाई सऊदी अरब से, मानसाब भाई पठानकोट से, रोशनी कंसकर जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदित्य कुमार भाई बलरामपुर से, प्रणब भाई ओडिशा से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अमित भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई मालदा से, मोहम्मद आसिफ भाई बंगाल से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, राकेश कुमार भाई जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई मालेगांव से, बादल कुमार भाई बिहार से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, सनी गिल भाई लुधियाना पंजाब से, सरोज भाई कतर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, नजीर अली भाई संभाल गांव खासपुर से, आयुष बसफोर भाई गोलाघाट से, प्रीत कौर जी कतर से, करण कुमार भाई दिल्ली से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में 2003 कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।